आज की इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस का 8th चैप्टर शरीर में गति का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। देखिए, जब हम शांत बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं तब भी हमारे शरीर में बहुत सी गतियाँ होती हैं। जैसे हम बैठे हैं तो आपने देखा होगा हम पलकें झपकाते रहते हैं। इसी तरह से हम सांस लेते रहते हैं। चाहे हम सोते हैं तब भी हम श्वसन की क्रिया करते हैं। हमारे फेफड़े फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। हम भोजन करने के बाद अगर सो भी जाते हैं या आराम करते हैं तब भी हमारे शरीर में भोजन का पाचन होते रहता है। भोजन आगे बढ़ते रहता है, आमाशय फैलता और सिकुड़ता रहता है। इसी तरह से हृदय जो है हमारा धड़कता रहता है। आपने सुना होगा एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय का काम क्या होता है? पूरे शरीर को रक्त पहुंचाना, यानी शरीर के प्रत्येक भाग को रक्त पहुंचाना हृदय का कार्य होता है। अब देखिए, और भी तरह की गतियां होती हैं। जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? हमारा हाथ गति करता है। किसके कारण? पेशियों के कारण। इसी तरह से जब हम चलते हैं पैरों में गति होती है पेशियों के कारण। हम जब मुड़ते हैं तो क्या होता है? हमारी गर्दन में गति होती है। इसी तरह से अगर आपसे कोई मुट्ठी बांधने के लिए कहता है तो उस समय आप ध्यान दीजिए, हमारी उंगलियों में गति होती है। तो हम जब शांत बैठे हैं तब भी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गति होती है। इसी तरह से जब हम कोई क्रिया करते हैं तब भी हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह से गतियां होती हैं। अब क्या पौधों में भी गति होती है? देखिए, पौधों में भी गति होती है। जैसे आपने देखा होगा, जड़ें हमेशा जमीन की ओर को गति करती हैं। इसी तरह से पौधों में पहले कली आती है, कली से फूल खिलता है। पौधे में प्रकाश की ओर को ही वृद्धि होती है। इसी तरह से छुई मुई को छूने पर उसकी पत्ती बंद हो जाती है। आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, बहुत से लोगों ने छुआ भी होगा उसको। छूने पर क्या होता है? उसकी पत्ती बंद हो जाती है, तो वो भी एक गति है। इसी तरह से सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर को मुड़ जाता है, तो वो उसकी गति है। तो हम कह सकते हैं पौधों में भी गतियाँ होती हैं। ये जंतुओं की गतियों से अलग होती हैं। अब जंतुओं में गति होती है। देखिए, जंतुओं में गति कैसे होती है? हम कैसे गति करते हैं? चलकर, टहलकर, दौड़कर या छलांग मारकर हम गति करते हैं। तो गति क्यों करते हैं हम? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अब जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में बहुत अधिक विविधता होती है। कोई चलता है, कोई टहल रहा, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना क्या है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। देखिए, पहली टेबल में जंतु का नाम है, दूसरे में गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग दिया है, और अगला है जंतु कैसे गमन करते हैं। जैसे गाय है, इसके पैर होते हैं और वो चलती है। आपने गाय देखी होगी। मनुष्य यानी हमारे में क्या होता है? पैर होते हैं और हम पैर के द्वारा चलते हैं। इसी तरह से सांप है। सांप आपने देखा होगा, उसके शरीर में आपको पैर नहीं दिखाई देंगे, उसका संपूर्ण शरीर रेंग कर चलता है। तो गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग कौन सा हो गया? सांप का संपूर्ण शरीर। पक्षियों में पंख होते हैं। आपने कोई भी पक्षी देखा होगा, उसमें पंख होते हैं, पंख से वो उड़ते हैं। इसी तरह से कीट में क्या आते हैं? मक्खी, मच्छर, तितली, मधुमक्खी, ततैया, ये कीट में आते हैं। आपने देखा उसमें भी पंख होते हैं और वो भी उड़ते हैं। तो कीट पंख के द्वारा उड़ान भरते हैं या उड़ते हैं। मछली आपने देखी होगी, कहाँ रहती है मछली? पानी में। और पानी में रहती है, पानी के लिए अनुकूलित होती है वो। मछली में फिन्स होते हैं, इनकी सहायता से वो पानी को आगे पीछे कर सकती है और पानी में आसानी से तैर सकती है। तो इस तरह से इस टेबल में हमने देखा अलग अलग तरह के जंतुओं में गमन करने के लिए शरीर में अलग अलग भाग या अंग होते हैं, जिनकी सहायता से
वो चलते हैं या रेंगते हैं या उड़ते हैं या फिर तैरते हैं। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारे हाथ और पैर गति करते हैं। आपने गेंदबाज को गेंद फेंकते समय देखा होगा, वो क्या करता है, अपने हाथ को वृत्ताकार घुमाता है। गेंदबाज का कंधा क्या होता है, यहाँ पर स्थिर है और हम अपने हाथ को वृत्ताकार घुमा सकते हैं। वहाँ से अपनी भुजा को हम कोहनी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, पैरों को घुटने से मोड़ सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे गेंदबाज घुमाता है अपने हाथ को वृत्ताकार, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे कोहनी या घुटने को। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ रहते हैं, जैसे हमारा जो जबड़ा है, ये नीचे के जबड़े को हम घुमा सकते हैं, लेकिन ऊपरी जबड़ा स्थिर रहता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी, देखिए, हम अपनी कोहनी को मोड़ के देखेंगे तो हम कोहनी को अंदर की ओर आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर की ओर को कोहनी नहीं मुड़ेगी, यानी कोहनी एक दिशा में मुड़ सकती है। लेकिन अगर हम कोहनी पर चित्र की तरह एक स्केल बांध लेते हैं, अब हमसे कोई कहेगा कोहनी मोड़ने के लिए, क्या हम मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे। अगर हमारी भुजा एक ही हड्डी की बनी होती तब हम अपने हाथ को नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी हड्डियां होती हैं। हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए उंगलियां, घुटना, कोहनी, गर्दन, इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव नहीं होता। तो ये जो संधियां हैं, संधि मतलब जहाँ पर ये दो हिस्से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो संधि कहलाती है। संधि के कारण हम शरीर के विभिन्न भागों को मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सी कठोर संरचनाएं होती हैं, जिनको अस्थियां या हड्डियां कहते हैं। अस्थियों को मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, बल्कि वो वहाँ पर बहुत सी अस्थियां होती हैं। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जब मनुष्य बड़ा हो जाता है। बच्चों में जो हड्डियों की संख्या है ये 270 से 300 तक होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इसलिए वो हम गति कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखा रखी है। यहाँ पे एक संधि को समझाया है चित्र के द्वारा। देखिए, कंदुक खल्लिका संधि इसको कहते हैं। इसमें नीचे दिखाया, देखो, कागज का बेलन। यहाँ पे कागज को, मोटे कागज को रोल कर लिया है, बेलन के शेप में मोड़ दिया, सिलेंडर के शेप में मोड़ दिया। इसको एक बॉल जो नीले रंग से दिखा रखी है, इसके छेद में फंसा दिया। बॉल में पहले हम छेद कर लेंगे, उसमें फंसा देंगे, और ऊपर एक कटोरी है, कटोरी में हम इसको रखेंगे। अब जब हम कागज के बेलन को घुमाएंगे तो क्या होता है, गेंद भी घूमने लगती है। यानी जब हम अपना हाथ घुमाते हैं, कंधे के पास से गोल पूरी तरह से घूम जाता है। तो ये कंदुक खल्लिका संधि के लिए हम ये एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, कागज का एक बेलन बनाएंगे, उसको एक बॉल में बड़ा सा छेद करके उसको फंसा देंगे, और एक कटोरे में हम जब बेलन को घुमाते हैं, कागज के बेलन को, बॉल भी घूमने लगती है। देखिए, कल्पना कीजिए, कागज का बेलन आपका हाथ है, गेंद इसका एक सिरा है, कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा
दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में मान लीजिए धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो इस तरह से आप देखिए ये चित्र में, यहाँ पे एक चित्र दिखा रखा है। ये कोहनी के जहाँ पे ये टिक लगा हुआ है, ये कोहनी के ऊपर की हड्डी है। और ऊपर यहाँ पे क्या है, ये हड्डी किससे जुड़ी हुई है, कंधे से जुड़ी हुई है। तो कंधे के पास से हम अपने हाथ को वृत्ताकार आसानी से घुमा सकते हैं। इसीलिए बॉलर जिस समय बॉल फेंकता है अपने हाथ को वृत्ताकार घुमा सकता है। और इस तरह की जो संधि है कंध पर होती है। पैर में हमारे जो जांघ की अस्थि है वो श्रोणी अस्थि में धसी रहती है, इसलिए हम अपनी जांघ को श्रोणी अस्थि के चारों ओर घुमा सकते हैं। तो ये कौन सी संधि हो गई, कंदुक खल्लिका संधि। यहाँ पे दिखा रखी देखिए, जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी कहाँ पे जुड़ी हुई है, ये श्रोणी जो अस्थि है इसमें जुड़ी है। तो इस तरह से ये कंदुक खल्लिका संधि के द्वारा जुड़ी है। और यहाँ पर से हम अपने पैर को चारों ओर घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं, अगर हम पीठ के बल लेट जाएं तो अपने पैर को हम चारों ओर आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी संधि है, कंदुक खल्लिका संधि के द्वारा जांघ की अस्थि श्रोणी मेखला से जुड़ी हुई रहती है। अब है दूसरा धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। इन गतियों को आप करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये गति हमारे हाथ की गति से भिन्न है, जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूरी तरह से वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो हम अपनी गर्दन को, आपने देखा, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं और दाएं बाएं भी कर सकते हैं। ये चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये गर्दन हमारी सिर से कैसे जुड़ी है, धुराग्र संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। इसलिए धुराग्र संधि से जुड़े होने के कारण हम अपने सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संधि है, धुराग्र संधि है। तो धुराग्र संधि और कंदुक खल्लिका संधि में अंतर है। अब है हिंज संधि। हिंज यानी कब्जे की तरह जो संधि होती है। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलकर और बंद करने से क्या होता है, हम देखेंगे ये कब्जे पे से, यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है, यहाँ पे कब्जा है, ये दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है, ये हिंज संधि कहलाती है। तो हिंज संधि के द्वारा हम दरवाजे को खोल या बंद कर सकते हैं। आप दरवाजे में देखना, घर के दरवाजे में ये कब्जे लगे हुए होते हैं, जिसके कारण दरवाज़ा एक दिशा में आगे पीछे ये घूम सकता है या खुल सकता है। ये संधि हिंज संधि कहलाती है। अब देखिए हिंज संधि हमारे शरीर में कहाँ पे होती है, जहाँ पर ये जैसे कोहनी है, कोहनी को हम आगे की ओर को मोड़ लेते हैं, क्योंकि अब देखिए जो ये एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक बेलनाकार, ये कागज़ का बना हुआ या मोटे कागज़ से या गत्ते से बना हुआ एक सिलेंडर या बेलन की तरह एक रचना है। इसमें बीच में एक छेद किया हुआ है, जिसमें देखिए इस बेलन के छेद में एक पेंसिल लगाई हुई है और एक गत्ता और लेंगे, ये जो पीले रंग से दिखा रखा है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि आधा बेलन बन जाए। ये पीले रंग का दिखा रखा है। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल को हम आगे पीछे करेंगे। पेंसिल आगे पीछे करने पर आप देखोगे कि ये इसमें गति करता है। जो आधा बेलन है ये इस पर गति करता है, ये पूरा ऊपर वाला बेलन। लेकिन ये संधि जो है ये हिंज संधि की तरह है, कोहनी की तरह है, समझ लो जैसे कोहनी में संधि होती है।
जिससे कोहनी को हम केवल आगे की ओर को घुमा सकते हैं, पीछे से हम अपने हाथ को कोहनी से नहीं घुमा सकते। घुटने में हिंज संधि होती है। देखिए घुटने को हम मोड़ सकते हैं, एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा घुटने को हम ये एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कब्जा संधि या हिंज संधि है। और हिंज संधि के द्वारा क्या होता है, ये हम अपने घुटने को या कोहनी को एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं। अब है अचल संधि, नाम से ही पता चल रहा है इसका, जिसमें गति नहीं होती। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन अस्थियों से भिन्न हैं जिनको अभी तक हमने जाना है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो निचले जबड़े को तो हम सिर से दूर ले जाते हैं, लेकिन ऊपरी जबड़े को हम हिलाने की कोशिश करें तो नहीं हिला सकते। आप एक बार कोशिश कर लिए, अपनी उंगली से निचले जबड़े को नीचे की ओर को करिए और ऊपर का जबड़ा हिलाने की कोशिश करिए। आप देखोगे कि हम ऊपर के जबड़े को नहीं हिला पाते। ऊपरी जबड़े कपाल के मध्य अचल संधि है। तो अचल संधि क्या होती है, ऐसी संधियाँ हैं यहाँ पे अस्थियाँ जुड़ी तो हैं एक दूसरे से, लेकिन वहाँ पर गति नहीं होती है, इसलिए ये अचल संधि कहलाती है। अचल संधि के कारण हम ऊपरी जबड़े को नहीं हिला सकते। देखिए यहाँ पे ये खोपड़ी की हड्डियाँ दे रखी हैं, बीच में दिखा रखी हैं, ये बहुत सी हड्डियाँ हैं, लेकिन ये जिस संधि के द्वारा जुड़ी है ये कौन सी संधि है, अचल संधि। अचल संधि होने के कारण हम अपने ऊपरी जबड़े को नहीं हिला सकते, जबकि नीचे जबड़ा जब हम खाते हैं या बोलते हैं, आप ध्यान देना, हम निचला जबड़ा हमारा गति करता है और ऊपरी जबड़ा गति नहीं करता। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आप दूसरे वीडियो में देखेंगे, यानी सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।